फर्स्ट जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं NSAID से शुरू कर रहे हैं। और बहुत कॉमनली NSAID तो बहुत हर दिन हम लोग किसी न किसी रूप में या तो दूसरे को बताते हैं या खुद हम लोग ले ही लेते हैं। तो शुरुआत जो हम कर रहे हैं बहुत कॉमन टॉपिक से कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में इजी हो जाए, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। एन से नन, एस से स्टेरॉइड, ए से एंटी इंफ्लामेटरी, ए से एंटी, माफ कीजिएगा, आई से इंफ्लामेटरी एंड डी से ड्रग्स। तो नन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टेरॉयडल एंड नन स्टेरॉयडल पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंफ्लामेशन पर बात करते हैं, तो फिर ड्रग पे आ जाएंगे। अगर एक शब्द में बात करना होगा तो पेन किलर। सिंगल वर्ड इफ यू आर यूज फॉर एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, तो दैट वर्ड इज पेन किलर ड्रग्स। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी पेन किलर ड्रग्स पर ही बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली में दो तरह का होता है, स्टेरॉयडल और नन स्टेरॉयडल। अगर स्टेरॉइड की बात करें, स्टेरॉयडल ड्रग में हमारा स्टेरॉइड शामिल है। सर बोर्ड कट जा रहा है। अच्छा, कहाँ से? एक मिनट, हम कैमरा सेट कर रहे हैं, आप बताइएगा। अब ठीक है? सर थोड़ा ठीक है सर। ठीक है। पेन किलर ड्रग दो ग्रुप में डिवाइड है। पहला नन स्टेरॉयडल, जिस पर हमको बात करना है, और एक और ग्रुप है स्टेरॉयडल। ये दोनों ड्रग्स स्टेरॉइड के आधार पर, जिसमें स्टेरॉइड नहीं है नन स्टेरॉयडल, जिसमें स्टेरॉइड शामिल है स्टेरॉयडल। अगर स्टेरॉइड की बात करें तो प्राकृतिक रूप से हमको एडिनल्स ग्लैंड, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, मोस्ट कॉमनली एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड्स में एडिनलाइंस, नॉर एडिनलाइंस, ये दोनों हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, या फिर आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे जो भी क्लास लेंगे उस पर बात करेंगे आपसे। ये प्राकृतिक रूप से स्टेरॉइड हमारे पास गॉड गिफ्टेड सिक्रेशंस है। स्टेरॉइड दो अलग अलग काम करता है। अगर फर्स्ट उसके एक्शन की बात करें तो प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, एंड सेकेंड सबसाइड इन्फ्लामेशंस क्विकली। स्टेरॉइड दो डिफरेंट वर्क हमारे शरीर में कर रहा है। एक बोलता है प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी की अभी का अभी हमको ऊर्जा की जरूरत है और विदाउट टाइम लैप्स, तो ये स्टेरॉइड वहां पे वर्क करेगा, स्टेरॉइड हमें प्रोवाइड करा देगा। आप बैठे हुए हैं, अगर कोई एब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल हम कर देते हैं, या कोई आप आपसी बैचमेट आप लोग को कोई एब्यूजिंग वर्ड, गंदा शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, तो तुरंत आप गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इवन मारने पर या झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। ये तुरंत इसलिए हो जाता है ना कि तुरंत हमारे जैसे ही शब्द को सुनते हैं एडिनल का सिक्रेशन बढ़ता है, और वो स्टेरॉइडल्स एडेनलाइंस या नॉर एडेनलाइंस का सिक्रेशन बढ़ा देता है, और ये इंस्टेंट एनर्जी देता है उस घटना से हमको निपटने के लिए। लेकिन जितना तेजी देगा उतना तेजी से वो खत्म हो जाएगा। गुस्सा ज्यादा देर ठहरने वाला नहीं है। आप तुरंत में झगड़ा कर लिए तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर वो खत्म हो गए, फिर झगड़ा आप कर नहीं सकते हैं।
सेकंड, सबसाइड इन्फ्लामेशंस। अगर इन्फ्लामेशन की बात करें तो ये तो पैथोलॉजी का टॉपिक्स हो जाता है। इसका मतलब हमें 5 चीज होता है: कैलोर, डॉलर, रवोर, ट्यूमर एंड फंक्सियालेसा। ये 5 कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में जो चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। कैलोर का मतलब होता है कैलोरी, हीट। डॉलर का मतलब होता है पेन। रबर का मतलब होता है रेडनेस। ट्यूमर का मतलब होता है स्वेलिंग। एंड फंक्सिया का लेसा का मतलब है टेम्पोररी लॉस ऑफ फंक्शन। ये पांचों कंबाइंड रूप से हमारे शरीर में कहीं पर डेवलप करता है ना, उसको हम लोग इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो स्टेरॉइड उसको इन्फ्लामेशन को बड़ी तेजी से रिलीज कर देता है। ये एडिनल्स ये सब काम कर लेता है। हाइपोथैलेमस, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो स्टेरॉइड को सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं या फिर सिक्रेशन को कैटलिस्ट के रूप में बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, ऐसा चलता रहता है। लेकिन यही स्टेरॉइड को हम आउटरली ले लेते हैं, बाहर से ले लेते हैं। ये जो गॉड ने बना रखा है वो तो ठीक है, नुकसान तो वो भी बहुत भारी करेगा। वो गुस्सा कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि कितना नुकसान आने वाले टाइम में होगा। ये स्टेरॉइड अगर आउटरली ड्रग्स के रूप में हम ले लेते हैं, ठीक है, तो जैसे ही ड्रग्स के रूप में लेंगे तो इन्फ्लामेशन को तो बड़ी तेजी से क्विकली खत्म कर देगा। इतना फास्ट असर करेगा मेडिसिन जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं अभी दिया और शाम होते होते वो क्योर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो नुकसान करेगा, ये नेक्स्ट जब पेन या इन्फ्लामेशन होगा तो जब भी देना होगा स्टेरॉइड से ही सुनेगा, दूसरा ड्रग्स इस पे नहीं काम करेगा। पहला। उस पर स्टेरॉइड सेवन करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस, डिजेनरेशन ऑफ मसल्स, ऑटो इम्यून चेंज, कम से कम 50 बीमारी का लिस्ट है जो स्टेरॉइडल ड्रग्स आप ले रहे हैं या प्रोलॉन्ग टाइम ले रहे हैं, तो ये आपके शरीर में ये 50 कम से कम बीमारियों का लिस्ट जो है जो सामने आने वाला है। तो इतना डेंजरस है। तो जो भी अभी नाउ ए डे पेन किलर इस्तेमाल किया जाता है तो वो नॉन स्टेरॉयडल ग्रुप का किया जाता है। नॉन स्टेरॉयडल का मतलब हम ऐसी दवा दे रहे हैं जिसमें स्टेरॉइड शामिल नहीं है। अगर स्टेरॉइड शामिल करके देंगे तो ठीक तो तुरंत होगा, लेकिन उसके बाद जो उसको साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट के रूप में जो कॉम्प्लिकेशंस आएगा जिससे जिंदगी भर वो पार नहीं पाएगा। इसलिए स्टेरॉइड को जनरली जब भी इस्तेमाल करते हैं तो लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि मरने के पहले जीवन बचाने के लिए अंतिम ड्रग्स हमने इस्तेमाल कर दिया। अब यहाँ से बच सका तो बच सका, नहीं बच सका तो हम क्या कर सकते हैं। तो स्टेरॉइड ऑलवेज लाइफ सेविंग ड्रग्स। बहुत कॉमन नाम है: डेक्सोना, बेटनीसोलोन, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, हेमीसक्सिनेट। डेक्सोना तो बहुत कॉमन है, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे। गांव में जब भी झोला छाप डॉक्टर हैं, क्वेक है, आप उनके पास कोई प्रॉब्लम है कि लेके जाइएगा, एक तो डेक्सोना जरूर साथ में जोड़ देंगे। और भी दवा देंगे साथ में, एक तो डेक्सोना जोड़ देंगे। इसलिए उनको मालूम है कि डेक्सोना जैसे ही दे रहा है ना, जो कॉजेटिव फैक्टर इन्फ्लामेशन वो तेजी से खत्म होगा, प्रॉब्लम सब। हेलो सर। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, बोलिए। सर थोड़ा साफ साफ लिखिए ना सर। नहीं दिख रहा है। नहीं सर, दिख रहा है अच्छा लेकिन ठीक, साफ साफ नहीं दिख रहा। आगे आगे से ध्यान रखेंगे। ऊपर से पढ़ रहे हैं। ये डेक्सोना हो गया, बेटनिसोलोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन, हेमीसक्सिनेट, ये सब स्टेरॉयडल ग्रुप का दवा है। डेक्सोना बेटनिसोलोन से बड़ी कॉमनली यूज किया जाता है झोला छाप डॉक्टर, जो कोई एक डॉक्टर है, बहुत कॉमनली इसका इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम लेके जाएंगे उसमें एक तो डेक्सोना साथ में जोड़ देंगे। तो डेक्सोना इज द स्टेरॉयडल
एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और हम जो टॉपिक्स अभी बात करेंगे इस स्टेरॉयडल ग्रुप को हटा के बात कर रहे हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये सब ग्रुप की कोई दवा पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस एनएसआईडी पर हमें बात करना है। और किस चीज में करता है? अभी तो बोले कि क्विकली एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, उसके बाद एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता है तुरंत, तो स्टेरॉयड वहां पर हमें हेल्प करेगा। कई बार जिम में भी जाते हैं तो जिम में बॉडी बिल्डिंग करना होता है, नहीं बन रहा, बॉडी नहीं बन रहा है, तो उसमें जो देते हैं, बोले दूध में मिलाकर ले लीजिएगा, प्रोटीन एक सही है, तो कई बार उसमें स्टेरॉयड भी शामिल करके दे देते हैं। स्टेरॉयड बहुत तेजी से प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, तो बॉडी बहुत तेजी से बिल्डअप हो जाएगा, बहुत तेजी से बनेगा, लेकिन उतना ही जल्दी फिर डिजेनरेट कर जाएगा। इनमें सर क्विक एनर्जी लाना है तो ये सब यूज कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक एनर्जी लाना है बॉडी में तो ये सब यूज कर नहीं, सकते कभी हैं। कभी नहीं, कभी नहीं। अभी तो यही तो इतना बात हम क्या कहें, ये सब लाइफ सेविंग ड्रग है। ये तब हमको इस्तेमाल करना है जीवन और मौत के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रह गया कि अब मरने ही वाला है तो उस समय स्टेरॉइड इस्तेमाल करना। अभी तो लास्ट वर्ड वही पर खत्म किए हैं। ये झोला छाप जो क्वेक है, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, वही इसको लिखते हैं तुरंत। कोई भी फिजिशियंस एमबीबीएस करके आया वो जल्दी लिखेंगे ही नहीं स्टेरॉइड। आप बोलेंगे तो बोलेंगे कि आप डॉक्टर खुद ही होते जाके इलाज कर लो, यहाँ से जाओ। इसका इस्तेमाल नहीं करना है, हम ये ना बोल रहे हैं। अब अस्थमा का अटैक आ गया जिसमें सांस रुक गई, तो क्या करेंगे? तो हाइड्रोकोर्टिसोन तब दे दीजिए, डेक्सोना का इंजेक्शन दे दीजिए ताकि वो सुधार हो जाए। जान बचेगा तब ना, वो जिंदा रहेगा तो साइड इफेक्ट रहेगा, तो वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो गई, सांस लेने में डिफिकल्टी है, डिजनिया बहुत सीवियर है, वहां पे दे सकते हैं। नॉर्मल नहीं देना है, देना ही, सोचना ही नहीं है, देना क्या, सोचने नहीं है इस पर। अब सीधे एनएसएआईडी पर बात कर लेते हैं, जो हमारा टॉपिक्स है। इसमें स्टेरॉइड को हटा दिया गया है। नन का मतलब स्टेरॉइड यहाँ पे शामिल नहीं है, लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, इन्फ्लामेशन से यह भी कम करेगा, इसलिए ये दवा कॉमनली यूज किया जाता है। और यही दवा, कभी भी प्रॉब्लम होता है तो एनएसआईडी ग्रुप का ही दवा चलता है। अब एनएसआईडी का क्या क्या इफेक्ट है पहले उसको जान लेते हैं, फिर इसमें कौन कौन ग्रुप में कौन कौन आते हैं उस पर बात करेंगे। इफेक्ट्स की बात करें तो पहला तो बात इसका एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया माने पेन किलर। फर्स्ट इसका इफेक्ट एनएसआईडी का एनाल्जेसिया है, मतलब कि पेन के अगेंस्ट में वर्क करेगा, माइल्ड टू मॉडरेट पेन के अगेंस्ट में बहुत प्रॉपर वर्क करेगा, और पेन से रिलीफ होगा। जो इसका टाइम ड्यूरेशन है पोटेंशियल का, 6 घंटा काम करेगा, 8 घंटा काम करेगा, या 4 घंटा काम करेगा, तो जितना देर ये मेडिसिन काम करेगा उतना देर पेन से वो रिलीफ दे देगा। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट, अगर सीवियर पेन है तो थोड़ा सा ये बहुत फायदेमंद नहीं साबित होगा, लेकिन ऐसे माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए बहुत कारगर है। सेकेंड बात करेगा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन का मतलब कि इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट में वर्क करेगा। इन्फ्लामेशन क्या है तो अभी बात कर दिए थे, कैलर डॉलर रॉबर्ट ट्यूमर एंड फंक्शनल ऐसा, ये पांचों शरीर में कहीं पर डेवलप करता है एक जगह, कॉल्ड इन्फ्लामेशन। तो एनाल्जेसिया के साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, माने उस जगह पे सूजन को कम करेगा, रेडनेस को कम करेगा, दर्द को कम करेगा, और जो फंक्शनली वर्क प्रभावित हो गया, जैसे यहाँ पे चोट लग गया, तो चोट लग गया तो हाथ हम तो प्रॉपर ऐसे नहीं कर पाएंगे ना दर्द की वजह से, तो ये मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा 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 ये फंक्शन लौट आएगा और काम करने की स्थिति में होंगे। तो सेकेंड इसका इफेक्ट हो गया एंटी इन्फ्लामेटरी। थर्ड की बात करते हैं तो एंटीपायरेटिक।
एंटीपायरेटिक मतलब कि अगेंस्ट दी फीवर, टेम्परेचर अगर रेज कर रहा है तो एक्चुअली में टेम्परेचर जो रेज करता है ना कि तो प्रोस्टाग्लैंडिन से इन्फ्लामेशन के केस में सिक्रेट होने लगता है और ये हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है, तो हाइपोथैलेमस उसको कम करने के लिए शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देता है। और ये क्या करता है ना कि एनएसआईडी जब भी देते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ये रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। और इनहिबिट कर देता है तो हाइपोथैलेमस में जो टेम्परेचर रेज करने का, जो टेम्परेचर रेगुलेशन का सेंटर है, उसको थोड़ी देर के लिए शिथिल कर देता है, जिसके वजह से जो बुखार चल रहा था वो बुखार धीरे 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 करके कमना शुरू हो जाता है। तो तीसरा इसका इफेक्ट है एंटी पायरेटिक। उसके बाद आता है प्लेटलेट फंक्शंस। प्लेटलेट फंक्शन को ये रिड्यूस कर देगा। इसमें से कोगुलेशंस, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारा प्लेटलेट इसके अंदर है, तो प्लेटलेट्स एक जगह जमा होकर कोगुलेट करेगा जो थ्रोम्बोसिस बनाएगा। इसके अगेंस्ट में अगर एनएसआईडी ग्रुप का दवा आप दे रहे हैं तो कोगुलेशन अंदर वेसल्स में या फिर कहीं पर ब्लड क्लॉट करने की जो सिम्टम्स है, जो चांसेस है, उसको ये रिड्यूस कर देगा। खत्म कर देगा ये तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिड्यूस कर देगा, उसकी चांसेस बहुत कम कर देगा। इसमें बहुत कॉमनली एस्प्रिन या डिस्प्रिन दिया जाता है, खासकर जिनको कार्डियक थ्रोम्बोसिस के कार्डियक प्रॉब्लम है, तो उनका ब्लड ना क्लॉट कर जाए कहीं पर कॉर्नरी आर्टरी में, तो एस्प्रिन 75 mg का लगता है हर दिन सोने के पहले उसको दे ही दिया जाता है। तो वर्स अगेंस्ट प्लेटलेट ऑक्लूजन, मैंने प्लेटलेट्स को एक जगह जमा होकर थ्रोम्बोसिस में कन्वर्ट करे, ये नहीं होने देगा। उसके बाद प्रोलोंगेशंस, गैस्टेशंस एंड लेबर। चूंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ये रोकता, इनहिबिट कर जाता है, और जिसके वजह से प्री मेच्योर लेबर, प्री मेच्योर लेबर का मतलब कि बच्चा 40 वीक, 40 सप्ताह के अराउंड में कंप्लीट हो जाता है। गेस्टेशन पीरियड फीमेल का, ह्यूमन फीमेल का 40 वीक्स का है। तो कई बार होता है ना कि 40 वीक्स के पहले 8वां महीना पार होते होते, 7वां महीना पार होते होते, या 8वां महीना जस्ट खत्म हुआ, 9वां शुरू हुआ और लेबर पेन शुरू हो गया। तो लेबर पेन शुरू हो गया इसका मतलब कि डिलीवरी इंस्टेंट होने वाला है, 24 से 48 घंटा में हो जाएगा, मैक्सिमम 72 घंटा। तो प्री मेच्योर बेबी हो जाएगी ना, बच्चा जन्म से पहले आ जाएगा, तो इंट्रायूट्राइन में जो डेवलपमेंट है वो उसका प्रभावित रहेगा। तो उसको रोकने के लिए एनएसआईडी ग्रुप का मेडिसिन उस समय बहुत कारगर है, और गैस्ट्रेशन को प्रोलॉन्ग कर देता है। गैस्ट्रेशन का मतलब कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड है उसको उस समय बढ़ा देता है, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह बढ़ा दिया, तो नॉर्मल उसका बच्चे का जो गैस्ट्रेशन का लाइफ स्पेन है वो पूरा हो गया, उसके बाद वो डिलीवरी हुआ जा सकता है। तो लेबर प्रिवेंट लेबर, लेबर को होने से ये रोकता है। और प्रोलॉन्ग गैस्ट्रेशन मतलब कि गैस्ट्रेशन पीरियड को ये लंबा कर देता है। उसको पैटेंसी ऑफ डक्टस आर्टरियोसस, कोई जान रहे हैं डक्टस आर्टरियोसस व्हाट इज?
डक्टस आर्टियोसस को जान रहे हैं, हाँ या ना में बात कीजिए। नहीं जानते हैं सर, बताइए। अच्छा, ये मान लेते हैं कि हार्ट है। ये एओर्टा है, ये राइट साइड है, राइट ऑट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। एक्चुअली में राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के दोनों लंग्स में जाता है, और लंग्स में प्यूरिफाई होकर फिर लेफ्ट ऑट्रियम में आता है, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से एओर्टा से पूरे शरीर में फैलता है। लेकिन जब इंट्रायूट्राइन लाइफ, जब बच्चा पेट में होता है ना, तो लंग्स दोनों कोलैप्स स्टेज में ऐसे करके सिकुड़ा हुआ होता है, तो लंग्स काम नहीं करता है। जीभ बच्चे का तालू से, फिटस का जीभ जो है ना ऊपर तालू पैलेट से चिपका होता है, तो ब्लड इधर से तो आएगा, और इधर आने के बाद ये रुक जाएगा, तो आखिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तब तो एओर्टा से उसके बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ये तो 10th में पढ़ाई होती है सर्कुलेशन के बारे में। तो गॉड गिफ्टेड है कि यहाँ पे इस एओर्टा और ये पल्मोनरी आर्टरी दोनों से एक जोड़ता हुआ नली होता है, जिसको हम लोग डक्टस, इसी नली को हम लोग डक्टस आर्टियोसस के नाम से जानते हैं, कि ब्लड इसमें आएगा और यहाँ से सीधे एओर्टा में चला जाएगा, और एओर्टा से भी ये सर्कुलेशन में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ वो रोता है, और जैसे ही रोएगा बस वो जीव और तालु से रिलेशन जो होता है ना वो टूट जाता है, और उसका लंग्स जो कोलैप्स स्टेज में खुल जाता है और लंग्स काम करना शुरू कर देता है। तो फिर से सर्कुलेशन ऐसे करके ये जैसे नॉर्मल सर्कुलेशन से वो उस ढंग से कंप्लीट हो जाता है। उस समय पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस को क्लोज हो जाना चाहिए। तो कई बार सुनते हैं कि बच्चा के दिल में छेद है, तो दिल में छेद है का मतलब कि ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस जन्म के बाद भी बना रह गया, अदरवाइज जन्म लेते ही ये ऐसे करके बंद हो जाता है। तो ये पेटेंट डक्टस आर्टियोसस अगर रह गया, ये खुला हुआ रह गया, बंद होने की जगह खुला हुआ रह गया, तो आप ऐसे बच्चे को लो डोज में एनएसआईडी ग्रुप दे रहे हैं। तो एनएसआईडी हो सकता है कि बिना सर्जरी का इस रास्ते को धीरे 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 करके यहाँ पे क्लोज कर दें। तो एक अल्टरनेटिव मेथड, कि सर्जरी करने से पहले एक अल्टरनेटिव मेथड यह भी देख लिया जाता है कि कहीं एनएसआईडी दे रहे हैं और ये नली भर गया, तो सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस पर ट्रीटमेंट ऑफ डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का वेरी पेनफुल हो जाना, दैट इज दैट व्हाट इज कॉल्ड डिसमेनोरिया, जरूर से ज्यादा पेनफुल हो जाना। तो इस सिचुएशन से अगर निकलना है बाहर, तो वहां पर एनएसआईडी स्टेरॉइडल ड्रग देने के बजाय एनएसआईडी ग्रुप का दवा कारगर होगा। उसके बाद आता है सीवियर आर्थराइटिस, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिउमाटॉइड आर्थराइटिस, गॉटी आर्थराइटिस, इसे किसी भी तरह का आर्थराइटिस का कोई भी ग्रुप है, तो वहां पर एनएसआईडी ग्रुप्स पेन और सूजन, जो कार्टिलेज में सूजन है, बोन के अराउंड में जो सूजन है, उसको कम करने में ये हेल्पफुल होगा। तो उस जगह भी ये बहुत अच्छा काम कर लेता है। उसके बाद है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथिक चेंज, न्यूरोपैथिक बने कि नर्व, कोई नर्व के कोर्स डायरेक्शन में पैथोलॉजिकल चेंज हो गया है। पैथोलॉजिकल चेंज अगर खासकर
लेप्रोसी की बात करते हैं तो पेरिफेरल नर्व में वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है, न्यूराइटिस हो जाता है, तो वहाँ पर भी एनाल्जेसिक बहुत काम करेगा। और जो नर्व के कोर्स डायरेक्शन में टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग या रेफर पेन, ऐसा कोई दर्द महसूस हो रहा है ना, तो वो वहाँ पे उसको उसको प्रिवेंट करेगा, ब्लॉक करेगा उस दर्द को, तो वहाँ भी बहुत कारगर साबित होता है। ये उसका इसका कुछ कॉमन इफेक्ट हो गया। अब इसको क्लासिफाइड कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID। इसके कितने ग्रुप में डिवाइड किए हैं इसको जान लेते हैं। क्योंकि कहने के NSAID तो NSAID में कई ग्रुप, डाइक्लोफेनिक है, ऐसे एक एक्लोफेनिक है, एस्प्रिन है, पैरासीटामोल से कई ऐसे ग्रुप के दवा दी जाती है, और सब कमांडली स्टेरॉयडल फ्री है, तो इस सब का सब एक ही ग्रुप में डाल दिया गया है NSAID। लेकिन अभी जो डिवीजन है NSAID में कौन कौन ग्रुप का दवा है उसके बारे में हम थोड़ा बात कर रहे हैं। पहला है पैरासीटामोल। ये बिग एंटी इंफ्लेमेटरी है। बिग एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब कि दर्द में उतना ज्यादा या सूजन घटाने में उतना ज्यादा कम नहीं करेगा, लेकिन पायरेटिक ड्रग्स है, बुखार चढ़ गया, फीवर चढ़ा हुआ है, तो वहां पे ये काम करेगा। तो पैरासीटामोल से भी NSAID ग्रुप का ही दवा है। पैरासीटामोल बुखार कम करने के लिए जितने दवा देते हैं, क्रोसिन है, कालपोल्स है, मेटासिन्स है, सब का सब पैरासीटामोल ग्रुप का है। और पैरासीटामोल हमारा NSAID ग्रुप का लो एंटी इंफ्लेमेटरी या बिग एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर में आता है। सेकंड आता है माइल्ड। माइल्ड टू मॉडरेट एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये दूसरा ग्रुप हो गया पैरासीटामोल छोड़ के। इसमें सबसे कॉमनली जो यूज किया जाता है, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, ये आपका फेनुरोफेन या केटोप्रोफेन। फेनप्रोफेन, ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। और ये सब जितने भी इस ग्रुप में दवा है ना, वो सबका सब प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव ग्रुप का दवा है, सबका सब प्रोपायोनिक एसिड का बना हुआ है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी, ये बहुत ज्यादा वर्क करने वाला दर्द के खिलाफ। इसमें फर्स्ट जो ग्रुप होगा सैलिसाइलिक एसिड का। सैलिसाइलिक एसिड जो एस्प्रिन, मोस्ट कॉमनली हम लोग एस्प्रिन या डिस्प्रिन जो यूज करते हैं, इसी ग्रुप का दवा है। सेकेंड पैराजोलोन। सेकेंड पैराजोलोन ग्रुप का दवा है ये एजाप्रोपाजोन। उसके बाद आता है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें डाइक्लोफेनिक जो कॉमनली यूज किया जाता है, डाइक्लोफिनेक
उसके बाद इंडोमेथासिन्स, ये सब का सब आपका एसिटिक एसिड ग्रुप का दवा है। तो ये कुछ कॉमन क्लासिफिकेशंस है जो एनएसआईडी ग्रुप में देखते हैं। और इसी को उलटफेर करके मतलब कि सिविरिटी क्या है पेन का, इन्फ्लामेशन का कंडीशन क्या है, उसके आधार पर इन्हीं ग्रुप में से किसी एक दवा को हम लोग इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो भी ग्रुप की दवा देते हैं, अगर पारासीटामोल छोड़ देते हैं, पारासीटामोल तो 4 घंटा या 6 घंटा में फिर से रिपीट कर सकते हैं, तो बाकी जो दवा है कोशिश करना चाहिए कि 10 to 12 आवर, कम से कम 10 से 12 घंटा के बाद ही उसको चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले पारासीटामोल जो लो या हमारा वीक एंटी इंफ्लामेटरी था, उसके बारे में बात करते हैं। बता चुके हैं ये वीक एंटी इंफ्लामेटरी है। और एक्चुअली में इस कंपोजिशन जो है एसिटा एमिनोफेन, इसका कंपोजिशन है किस चीज का बना हुआ है, तो एसिटा मिनोफेन। पैरासीटामोल्स अगर कंपोजिशन की बात करें तो उसमें कंपोजिशन एसिटामिनोफेन है। और डोमेस्टिक एनाल्जेसिक अगर इसकी बात करें, इट इज पॉपुलर डोमेस्टिक एनाल्जेसिक, एकदम मोस्ट कॉमनली दर्द निवारक एंड एंटी पायरेटिक। बुखार लग गया या दर्द है चिल्ड्रन में, चूंकि चिल्ड्रन में अगर 17 साल के नीचे का है या 13 साल के नीचे है, तो उसमें डाइक्लोफेनिक्स या एस्प्रिन या आइब्रूफेंस जो माइल्ड मॉडरेट इन्फ्लामेटरी में आता है, तो ये सब उसमें चिल्ड्रन में साइड इफेक्ट ज्यादा करता है। तो बेटर होता है ना कि पारासीटामोल से वहाँ लो साइड इफेक्ट वाला मेडिसिन दे देते हैं। या फिर 60 एबव, 60 साल के ऊपर का अगर पर्सन है, तो वह भी हाई पावर का एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स टॉलरेट नहीं कर सकता है, तो वहां पर एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में इसको हम पारासीटामोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोस्ट कॉमनली डोमेस्टिक, हल्का भी दर्द हुआ, आदमी बाहर गया, मेटासिन ले लिया, क्रोसिन ले लिया, कालपुल ले लिया, ऐसा करके वो लेता रहता है। कैसे काम करता है इसका मोड ऑफ एक्शन, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। एकदम से क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। पारासीटामोल आप दे रहे हैं तो 30 से 40 मिनट के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस ब्रेन सेल्स में कम कर देगा। जैसे ही ये कम करेगा, बस हाइपोथैलेमस इसके प्रति जो रिस्पॉन्ड दे रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन के एवज में रिस्पॉन्ड दे रहा था इन्फ्लामेशन का या पायरेटिक का, बुखार फीवर टेम्परेचर बॉडी का रेज करने का, वो वहां पे तुरंत का तुरंत वो रुक जाएगा। तो माइल्ड टू मॉडरेट हेडक, हेडक, बॉडी एक, देह हाथ में दर्द है, या डिस्मेनोरिया, तीनों केस में एकदम तुरंत इसको दिया जा सकता है।
थोड़ा फार्माकोकाइनेटिक्स पर बात कर लेते हैं। काम करने का इसका क्या तरीका है? तो फर्स्ट इसका टी हाफ की बात करें, टू आवर। टी हाफ जान रहे हैं? कोई भी एक बोलिए। नहीं सर। जान रहे हैं ना? नहीं नहीं। नहीं? नहीं सर। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। जैसे ये मेडिसिन है, ठीक है, 500 mg का है। जनरली 500 से 625 mg का पैरासिटामोल दिया देते हैं, और 4 आवरली देते हैं। देखते होंगे डॉक्टर बोल देता है कि देख लीजिएगा एसओएस है, इसको देना जरूरी, हम नहीं समझते हैं। एसओएस लिए किया जाता है कि बुखार है 100 से ऊपर हो रहा है ना, तो आप 4 घंटा के बाद फिर से एक दूसरा टैबलेट आप दे सकते हैं। तो टी हाफ का मतलब है कि जैसे ही 500 mg या 625 mg का दी है, तो ये फुल पोटेंशियली ये वर्क करेगा। मैंने अंदर जाने के बाद ये फुल्ली वर्क करना शुरू करेगा, जितना एब्जॉर्ब हो सका वो काम करेगा फुल फ्लेज में। और क्या काम करेगा? तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस को इनिबिट करेगा। लेकिन बोलता है कि इसका जो पोटेंशियल, जो 500 mg का पोटेंशियल था, धीरे 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 करके इसका पोटेंशियल पावर हाफ हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ना, तो धीरे धीरे करके उसका पावर पोटेंशियल घटता चला जाएगा। अब घटने के बाद कितना उसका आधा रह जाएगा, जितना काम कर रहा था उसके बाद वो आधा काम, आधा ही उसका पोटेंशियल वर्क करेगा। उसको धीरे धीरे वो अभी कम जाएगा और 3-4 घंटा होते होते खत्म हो जाएगा। तो टी हाफ उसी को बोलते हैं। टाइम हाफ का मतलब कि फुल पोटेंशियल का डिजेनरेट हो जाना, एक्सक्रेट हो जाना, या कम जाना, पोटेंशियल का आधा वर्क करना। तो आधा जैसे ही टैबलेट देते हैं तो 2 घंटा के बाद इसका पोटेंशियल हाफ वर्क करने लगेगा, और धीरे 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 करके दवा का असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आधा होगा उसके बाद आधा से धीरे 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 करके दवा खत्म कर चल जाएगा। और यही वजह है कि क्योंकि इसको देने के बाद 2 घंटा में हाफ है, तो 4 घंटा में मान लेते हैं कि उसका फुल पोटेंशियल खत्म हो चुका, तो दवा का असर शरीर से खत्म हो चुका। तो फिर 4 घंटे के बाद उसको रिपीट कर देना होता है। कई ऐसे लोग हैं जिसका टोलेंस पावर बहुत अच्छा है, तो 6 घंटा तक, 6 घंटा में उसको रिपीट कर देते हैं। तो उसी के आधार पर अगला डोज कब देंगे ना, वो टी हाफ पर निर्भर करता है। तो टी हाफ मीन की becomes potential half, the power of medicines becomes potentially half, कि कितना देर के बाद वो आधा उसका काम करेगा, धीरे धीरे कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अगर पैरासीटामोल की बात करें तो इसका टी हाफ 2 आवर्स है, 2 घंटा में ये आधा काम करेगा। अब्जॉर्ब फ्रॉम GIT, इट मीन्स एलिमेंट्री कनाल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT या एलिमेंट्री कनाल, ये इसके द्वारा इजिली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एब्जॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इनएक्टिवेटेड इन लीवर, आप दवा लेते जाएंगे वो वर्क करेगा, लेकिन लीवर इसको धीरे 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 इस दवा के टॉक्सिसिटी या इस इफेक्ट को इनएक्टिवेट करता हुआ चला जाएगा। मतलब कि एब्जॉर्प्शन GIT करेगा और उसको खत्म करने का प्रोसेस लीवर सेल्स करेगा। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें, तो एडवर्स इफेक्ट क्योंकि ये बता रहे हैं कि बच्चों में दिया जाता है और एडवांस एज 60+ में, मैंने जेरिएट्रिक्स में दे रहा है, तो दोनों की टॉलरेंस पावर बहुत कम होता है, बच्चे के भी और एडल्ट का भी। तो स्वाभाविक है कि उन दोनों को वही दवा दिया जा सकता है जिसमें का साइड इफेक्ट कम हो। तो अगर पैरासीटामोल की बात करते हैं तो पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट वेरी फ्यू, या एडवर्स इफेक्ट वेरी फ्यू, मैंने एकदम से नहीं के बराबर ये असर इसका साइड इफेक्ट है। लेकिन क्या करेगा अगर
असर कर गया, साइड इफेक्ट उसका हो गया, तो ज्यादा कुछ नहीं, स्किन रैसेस। स्किन रैसेस का मतलब होता है कि जुलपित्ती, जिसको साधारण ग्रामीण बोलचाल भाषा में बोलते हैं जुलपित्ती हो गया। जुलपित्ती का मतलब स्किन रैसेस, वहां पे चकत्ता 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 चकत्ता, इरिटेटिव हो सकता है कि वो नोचता हो, इरिटेट कर रहा हो, ऐसा कुछ हो जाएगा। सेकेंड, एलर्जेटिक रिएक्शन। एलर्जेटिक रिएक्शन, अब एलर्जेटिक रिएक्शन में ये नहीं कहा जा सकता कि एलर्जी वो कहाँ करेगा। एक तो स्किन रैशेज तो फिक्स है, सेकेंड एलर्जेटिक रिएक्शन में किस ऑर्गन्स पर इसका एलर्जेटिक इफेक्ट आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कई बार ये एलर्जी क्रिएट कर जाता है, वो नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, वो नाक से ब्लीडिंग भी हो सकता है, शरीर में सूजन भी हो सकता है। वो किस रूप में एलर्जी आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अगर प्रोलॉन्ग टाइम्स इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ी लंबा समय तक इसको यूज किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में प्री डिस्पोज टू क्रोनिक रीनल फेलियर। प्री डिस्पोज टू क्रोनिक रीनल फेलियर का मतलब हो गया, क्या बोले, जैसे गोल ब्लैडर में स्टोन है या कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है, और उस समय पेशेंट को सीवियर जॉन्डिस हो गया, इसके इफेक्ट से स्टोन की वजह से सीवियर जॉन्डिस है। तो सीवियर जॉन्डिस है तो बहुत इंफ्लामेटरी स्टेज है, तो वहां पे सर्जिकल प्रोसीड्योर नहीं करते हैं। तब तक नहीं करते हैं जब तक कि इन्फ्लामेशन थोड़ा सबसाइड नहीं कर जाए, जॉन्डिस का लेवल थोड़ा घट नहीं जाए। अल्ट्रासाउंड करा करा के बीच में देख लेते हैं। लेकिन इस बीच में पेशेंट को अनबियरेबल पेन है और इन्फ्लामेशन को हमको कम करना है, तो दोनों काम एक साथ करना है, तो यहाँ पे पारासीटामोल प्रोलॉन्ग टाइम्स के लिए दे देते हैं कि दिन में 4 बार, 6 6 घंटा पे दिन में 4 बार आप लीजिए, और एक सप्ताह तक लीजिए, उसको फिर अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं, फिर उससे भी नहीं सुधार हुआ तो फिर ऐसे करके बढ़ाते जाते हैं। कई बार महीनों तक पारासीटामोल देना होता है। तो उस केस में ये प्रोलॉन्ग टाइम्स हो गया, प्रोलॉन्ग टाइम में ये बहुत लंबा समय तक जा रहा है, तो हो सकता है कि इसके वजह से प्री डिस्पोजिंग मानी एक कारक हो सकता है जो क्रोनिक रीनल फेलियर की ओर लेकर जा सकता है शरीर को। हो जाएगा ये हम नहीं कर सकते, एक कारक हो सकता है जिसके वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर हो जाए। उसके बाद आता है डोज एंड ड्यूरेशन। डोज एंड ड्यूरेशन कितना देंगे, तो वेस्ट ओरल डोज ही होता है, ओरल डोज ही पारासीटामोल को दिया जाता है। इसको पेरेंटल रूट्स, पेरेंटल रूट्स का मतलब कि इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनल नहीं देते हैं। 0.5 to 1 ग्राम, 4 to 6 आवरली सबसे वेस्ट। 0.5 to 1 ग्राम मैंने 500 mg से 1000 mg, लेकिन उतना देते नहीं है, ज्यादातर 500 mg का टैबलेट आता है या फिर 625 mg, यही दोनों को हम लोग ज्यादातर देते हैं, और एक ही टैबलेट देते हैं। लेकिन एस्प्रिन डिस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन डिस्प्रिन 500 mg का दो दे देते हैं, तो दे देते हैं मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम, इसका मतलब 1 ग्राम। तो 4 से 6 आवर मैंने 4 4 घंटा पर या 6 6 घंटा पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको देते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक की तरह ये फिक्स नहीं है कि इसको दे रहे हैं 4 4 घंटा में तो 4 4 घंटा में आपको इतना दिन तक देना है। ये जब भी पैरासीटामोल चलता है हमारा या एनएसआईडी का कोई भी दवा, तो उसको SOS लिया ने आज आज पर डिमांड, अगर जरूरत है तो लीजिए, अदरवाइज उसको नहीं लीजिए। लेकिन इतना देने के बाद मैक्सिमम अगर एक दिन में देना है, मैक्सिमम 4 ग्राम इन ए डे। 24 घंटा में किसी भी स्थिति में 4 ग्राम से ज्यादा हम पैरासीटामोल को नहीं देंगे, बस इतना ही तक इसको देंगे।
1 ग्राम दे रहे हैं तो 1 ग्राम दे रहे हैं तो 4 बार 6 6 घंटा में दे दिए, 4 घंटे में वो 2 ग्राम तक 4 ग्राम तक पहुंचे, उसके बाद आगे नहीं बढ़ना है। अब 2 मिनट का हमको रेस्ट दीजिए, फिर इतना पहले लिखा देते हैं, फिर टाइम बचता है तो दूसरा एनएसआईडी का दूसरा ग्रुप में जाएंगे हम।
हेलो नित्यांशु सर। हाँ बोलिए। इंस्टीट्यूट कब से खुलेंगे सर? अभी कुछ कह नहीं सकते, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ पता चलेगा। जुलाई से जो नोटिफिकेशन थी खुलने की वो सर? ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमारे पास अभी नहीं आया है कि जुलाई से खुलेगी। ठीक है, जब तक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ हेलो, इसको लिखिए थोड़ा सा, उसको समय बचता है तो और लिखा देते हैं, बताएंगे। Several types of drugs. Several types of drug influence the inflammatory process or its manifestations or its manifestations. सर फिर से रिपीट कीजिए तो। Several types of drugs influence the inflammatory process हाँ आगे। or its manifestations and or its
manifestation and they Many, do sir? manifestation MANI हाँ, FES many. manifestations and they do so by a variety of actions. So by a variety of actions. अब हेडिंग देना है इफेक्ट्स ऑफ NSAID. Effects of NSAID. First, analgesia. देखिए NSAID are effective against क्या बोले सर? NSA एनाल्जेसिया में डैश देखें अच्छा, NSAIDs are effective against pain of mild to moderate intensity. Mild to moderate intensity. Their maximum efficiency is much lower than that of the opioids. That of the opioids. that of That of the opioids. 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 Second में ये anti-inflammatory action. This is useful in several conditions. This is useful in several conditions, including osteoarthritis, rheumatoid arthritis, musculoskeletal, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद सर rheumatoid, RHEUMATOID, rheumatoid arthritis, फिर से बोलिए तो सर। RHEUMATOID,
MATOID। हाँ आगे बोलिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट है, कॉमा देखें, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स एंड पेरिकार्डाइटिस। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स एंड पेरिकार्डाइटिस। तीसरा में एंटीपायरेटिक एक्शन। एंटीपायरेटिक एक्शन में दे देखें, it works to inhibit prostaglandin synthesis, prostaglandin synthesis in the brain, resulting पोस्टोस्टोग्ली क्या बोले सर? prostaglandin PROSTAGLANDIN हाँ सिंथेसिस in the brain, resulting lowering the temperature, रिजल्टिंग के बाद सर resulting lowering the temperature, lowering लोअरिंग the temperature। टेम्परेचर। हाँ, चौथा में ये प्लेटलेट फंक्शंस। देखें, it is reduced because formation of thromboxane is prevented. This action is used to protect. This action is used to protect against vascular occlusion, against vascular occlusion। नेक्स्ट में ये prolongation of gestation and labor। पांचवा पॉइंट है सर। हाँ, पांचवा पॉइंट, प्रोलॉन्गेशन क्या बोले ऑफ सर? प्रोलॉन्गेशन ऑफ ऑफ gestation, GESTATION, prolongation of gestation and labor। इसमें लिखें
प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, क्या सर? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, synthesis by the uterus, By the uterus, uterus increases substantially in the hour before in the hour. क्या सर? hour 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 before Before. हाँ before पहले parturition PARTURITION parturitions. So it used to prevent premature labor. Prevent premature labor. छठा पॉइंट, patency of the Potency. patency of the ductus क्या सर? ductus 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 arteriosus ARTERIOSUS ductus arteriosus. देखें, it is maintained by prostaglandin. It is maintained by prostaglandin and when the ductus remains क्या सर? and when Vein. WHN when the ductus remains patent after birth. क्या सर? रिनल्स के बाद remains patent 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 after birth. An attempt may be made to close it by giving indomethacin. क्या सर? Giving indomethacin, INDOMETHACIN, indomethacins, to escape escape the alternative of surgical ligation. यस सर. छठा में आइए,
7th में। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया। इसमें लिखे प्राइमरी डिसमेनोरिया इज एसोसिएटेड विथ primary dysmenorrhea is associated with the production of large quantities of prostaglandins in the uterus and with uterine hypercontractility. Hypercontractility this may be treated with treatment से treated with NSAID mefenamic acid. NSAID mefenamic 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 acid. अब हेडिंग देना है, रहने दीजिए सर। थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और लिख लीजिए। अच्छा, एक बात और पूछना चाहते हैं कि जैसे हमको लिखाना जरूरी है या आप लिख लेंगे जैसे 2 घंटा ना, दोनों में अलग अलग टॉपिक्स पढ़ा लेंगे, ये आप लोग पर निर्भर है कि जो पढ़ाएंगे उसको लिखा देंगे या लिख अपने से लीजिएगा आप लोग। लिखा दीजिएगा सर। अच्छा, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कम से कम लिखे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनएसआईडी हेडिंग देना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनएसआईडी। इसमें लिखे NSAID are important drugs for anti-inflammatory and is divided into following groups. पहला, weak anti-inflammatory effect. क्या सर? पहला weak, WEAK, weak anti-inflammatory effect. जैसे पैरासीटामोल।
दूसरा माइल्ड टू मॉडरेट एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट, माइल्ड टू मॉडरेट एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट। इसमें लिखे पहला प्रोपायोनिक एसिड, क्या सर? प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। प्रोपायनिक एसिड डेरिवेटिव्स देखे आइबुप्रोफेन, क्या सर? IBUPROFN, आइबुप्रोफेन, फेनोप्रोफेन, फेनोप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, क्या सर? KETO, कीटोप्रोफेन, ETC। माइल्ड टू मॉडरेट में दूसरा ये फिनामिक एसिड डेरिवेटिव, फिनामिक FENAMIC, फिनामिक एसिड डेरिवेटिव। देखें फिनामिक एसिड, फिनामिक नहीं, मेफेनेमिक एसिड, MEFENAMIC, मिफनेमिक एसिड। ये खत्म हो। तीसरा में ये स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट। इसमें लिखे पहला सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव, SALICYLIC, सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें डायजेक एस्प्रिन, बेनोराइलेट, BENORYLAT, बेनोराइलेट, ETC। दूसरा में पैराजोलोन डेरिवेटिव, पैराजोलोन डेरिवेटिव्स। इसमें एजाप्रोपाजोन, AZAPROPAZONE, एजाप्रोपाजोन, कॉमा फिनाइल ब्यूटाजोन, फिनाइल ब्यूटाजोन। इसका तीसरा में ये एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एसिटिक फिर से बोले तो सर। फिनाइल, एक मिनट, फिनाइल ब्यूटाजोन। फिनाइल बीटाजोन। हाँ, अब तीसरा में एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें डायजेक डिक्लोफिनेक,
इंडोमेथासिन, क्या लिख- डिक्लोफिनेक, क्या लिखे सर? डिक्लो DICLO, FENS, BI डी, बी नहीं डी, D डिक्लो DICLO, डिक्लोफिनेक FENSA, इंडोमेथासिन, बोलिए ना सर, छूट गया मेरा। डिक्लोफिनेक DICLO FENSA, डिक्लोफिनेक, इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन, ETC, ETC कर लीजिए। अब हेडिंग देखना है पैरासीटामोल, रहने दीजिए ना सर। रहने दें, और हाँ सर, बाकी लोग से पूछ लीजिए। सब बोलेंगे रहने रहने दीजिए। दीजिए सर। रहने दें, छोड़ दीजिए, तब आप लोग जैसा समझिए। बारिश हो रहा कस के सर। ठीक ठीक। हेलो सर हाँ हेलो। बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर को छोड़ देने के लिए? 2 दिन आप लोग को मिला सर से, बहुत कीमती टाइम है सर का, इसको यूटिलाइज करो। सर जब लिखा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। 2 घंटे कम से कम सही से पढ़ो। हाँ, पर डे आपकी क्लास नहीं होगी। सर से बहुत रिक्वेस्ट करके 2 दिन क्लास अरेंज किए हैं आपका। सर कंटिन्यू कीजिए सर। अच्छा ठीक सर, ठीक। जी सर। हेडिंग दीजिए पैरासीटामोल। इसमें लिखें द कंपोजिशन ऑफ पैरासीटामोल इज the composition of paracetamol is acetaminophen is acetaminophen. This is a popular domestic analgesic and डोमेस्टिक analgesic and antipyretic for adults and children. Mode of action इसका लिखें it inhibits, mode of action में हेडिंग देखें, it inhibits prostaglandin synthesis, in the brain, but hardly at all हार्डली hardly हार्डली HARDLY hardly at all हार्डली के बाद in the periphery. It is effective in सर एप्पल इन द एप्पल नहीं लिखा, at all in the एट हाँ
all in the और peri AT at हाँ सर बोलिए ना। on the in the periphery, full stop देके लिखना है। It is effective in mild to moderate. It is effective in mild to moderate pain, पेन, हाँ, such as that of सच एज headache, body ache, सच एज के बाद सर such as headache, comma body ache, comma बॉडी body ache, BODYACHA, body ache में पूरे देह हाथ में दर्द, body ache और dysmenorrhea, and dysmenorrhea. अब हेडिंग देना है फार्मेकोकाइनेटिक्स। क्या सर? फार्मेकोकाइनेटिक्स, PHARMA KO टेक्स्ट कीजिए ना सर। फार्मेकोकाइनेटिक्स, PHARMA KO CINETICS, फार्मेकोकाइनेटिक्स। इसमें लिखें द टी हाफ ऑफ पैरासीटामोल इज, क्या सर? द टी हाफ ऑफ paracetamol is 2 hours, comma well absorbed from the alimentary tract, well absorbed from the alimentary tract and is inactivated सर वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द alimentary tract and is inactivated in the liver principally by conjugation as glucuronide, क्या सर? glucuronide यस सर। GLUCURONIDE, glucuronide and sulfate। आगे लिखे overdose of paracetamol दस देख लिखे सर इसमें। नहीं कंटिन्यू, overdose of paracetamol में causing hepatic necrosis, hepatic काउजिंग necrosis
hepatic necrosis मैंने सेल डेथ। अब डोज में लिखे, डोज एंड ड्यूरेशंस, हेडिंग देना है डोज एंड ड्यूरेशंस। The oral dose is 0.5 to 1 gram, 0.5 to 1 gram 4 to 6 hourly. To a maximum dose of 4 gram in a day. To a maximum dose of 4 gram in a day. हेडिंग देना एडवर्स इफेक्ट। क्या सर? अब हेडिंग देना है एडवर्स इफेक्ट। इसमें लिखें there are few adverse effects may rarely cause skin rashes and allergy. Skin, sir? Skin rashes, RASHES, and allergy. But long terms इसी में but long term daily use may predispose to यूज के बाद सर? एक मिनट, लॉन्ग टर्म डेली यूज में प्रीडिस्पोज टू क्रोनिक रीनल डिजीज, डिस्पोज टू क्रोनिक रीनल डिजीज। पैराग्राफ चेंज। overdose of paracetamol may cause acute renal tubular necrosis, and may cause clinical signs like jaundice,
like jaundice, abdominal pain, hepatic tenderness, hepatic tenderness, sometimes liver failure, liver, failure may also be seen. Liver failure may also be seen. glycerin, Glycerin नहीं, may also be seen. स्पेलिंग बोलिए तो सर। MAY may, also हम AL, so S हाँ, double E N, also भी मैंने कि देखा जाता है कई बार लिवर फेल्योर भी डेवलप कर जाता है. मे अल्सो के बाद सर May also be BEB S double EN. क्या? पैरासीटामोल तो खत्म हो गया. एक दूसरा ड्रग्स है फिनामिक एसिड डेरिवेटिव. हेडिंग देना है फिनामिक एसिड डेरिवेटिव. इसमें लिखें द कॉमन ड्रग्स ऑफ दिस ग्रुप इज द कॉमन ड्रग ऑफ दिस ग्रुप इज मेफेनेमिक एसिड. is mefenamic acid. The T half is 4 hour. The T half is 4 hour. फॉर्मेट फार्माकोकाइनेटिक सेटिंग दीजिए. फार्माकोकाइनेटिक्स में डाल दें. Slowly absorb from small intestine. Slowly absorb from the small intestine and is eliminated एंड is eliminated partly unchanged and एलिमिनेटेड के बाद सर partly 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 unchanged and partly as metabolites. चेंज के बाद Change partly unchanged and पार्टली एंड part, चेंज के बाद and partly as metabolites and partly as metabolites in the urine and feces. फीटस Feces FAECES feces माने स्टूल. पैराग्राफ चेंज कर गए. It is used for mild to moderate it is used for mild to moderate pain माइल्ड टू मॉडरेट where
inflammation is not marked. Where inflammation is not marked. For example, सर इन्फ्लेमेशन इज not marked माने सूजन ज्यादा नहीं हो लेकिन दर्द हो, वहां पर इसको इस ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मस्कुलर पेन, डेंटल पेन, ट्रॉमेटिक पेन, हेडअप, डिस्मेनोरिया, etc. एडवर्स इफेक्ट में ये हेडिंग देना, एडवर्स इफेक्ट. हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, upper abdominal discomfort, peptic ulcer and diarrhea. Peptic ulcer and diarrhea. प्रकार चेंज होगा. elderly patient who take mefenamic acid, may develop non-oliguric renal failure, especially if they becomes dehydrated. especially if they become dehydrated. For example, diarrhea. Therefore, the drug should be avoided or used with close supervision in the elderly. बस हो गया. इसमें मुख्य एनएसआईडी में 2 ड्रग्स और पढ़ना होता है. एक एस्प्रिन पढ़ना होता है, एक पैरासीटामोल होता है, एक आइबुप्रोफेन होता है. तो पैरासीटामोल तो बता चुके हैं, एक आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन, ये दोनों जब नेक्स्ट क्लास जब लेंगे एनेस्थीसिया का, तो उस समय इसको खत्म कर देंगे. ये दोनों बहुत बड़ा है.
तो दोनों नेक्स्ट क्लास के लिए हमारा ये रहेगा। फिर थर्सडे को मिलते हैं।